दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। आगे हम इतिहास की शुरुआत कर इतिहास की हम श्रृंखला में लगातार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक काल की सभ्यता को पढ़ने के साथ आज हम उत्तर वैदिक काल की सभ्यता तक पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की सभ्यता और उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की सभ्यताओं के बीच में क्या अंतर था वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो है हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे आएंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको आपको याद भी करना है और उनको समझना है, वहीं से प्रश्न बनते हैं लगभग, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का पढ़ने से पहले किसी भी समय को या किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए 4-5 पॉइंट होते हैं कि वह सभ्यता किस समय पनपी, यानी कि उस सभ्यता का काल क्या था, समय क्या था। एक बात तो उसको समझनी होगी। दूसरी बात समझनी होती है हमें उसके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं कि जिनसे अपने को प्राप्त पता चले कि वो सभ्यता उस समय थी। ये है ऐतिहासिक स्रोत। तीसरा अपने को पता लगाना होता है कि उसके सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, फिर उस सभ्यता का सामाजिक जीवन कहां तक था या सामाजिक जीवन कैसा था, फिर उस सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था। ये आपको ऋग्वैदिक काल और इसके बीच में आपको ये चीजें समझनी होगी। राजनीतिक जीवन कैसा था, फिर धार्मिक जीवन कैसा था, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उस समय की क्या महत्वपूर्ण अन्य जो बातें क्या महत्वपूर्ण थी, वो बातें अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये किसी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो अपने सामने ये महत्वपूर्ण चीजें आती है। आर्थिक जीवन भी पढ़ना चाहिए जिससे क्या हो सके उसके बारे में, किसी सभ्यता के बारे में अपने सामने ओवरव्यू आ जाए। तो उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो ऋग वैदिक काल की सभ्यता के बाद का समय था। तो समझने के बाद में ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता का समय था वो जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल के अंदर रखा जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय ऋग वैदिक काल के भीतर रखा जाता है। अब बात आती है ऐतिहासिक स्रोतों की। किसकी बात आती है? ऐतिहासिक स्रोतों की। तो साहब आप उत्तर वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी दीजिए। तो इस सभ्यता के जो स्रोत हैं वो होते हैं जैसे महाभारत, ये महत्वपूर्ण है, ये उत्तर वैदिक काल का है। कौन से काल का है? उत्तर वैदिक काल। महाभारत, स्मृतियां, पुराण, उपनिषद, तो ये इस काल के क्या हैं? इस काल के ऐतिहासिक स्रोत ये हैं। आपको क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो उत्तर वैदिक काल के स्रोत महाभारत, स्मृतियां, पुराण, उपनिषद, ये सब उत्तर वैदिक काल के स्रोत हैं। अब इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? यदि बाहर के नक्शे में देखने जाए तो इस सभ्यता का विस्तार यहां से इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार था। यहां पर इस काल के सबूत मिलते रहते हैं।
अब आपको समझना होगा कि ये विस्तार तो यहां तक था। अब आप सर समझाइए कि ये वर्तमान के इन क्षेत्रों की बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। ऋग्वैदिक काल के क्षेत्रों के बारे में हम पहले बात कर चुके। ऋग्वैदिक काल के क्षेत्र थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र ऋग्वैदिक काल में शामिल थे। अब फिर क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल के बाद आर्यों ने और विस्तार किया तो और भी क्षेत्र अपने जो क्षेत्र में अपने आवरण में लेते रहे। तो उसके बारे में बात करता हूं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, इसका विस्तार पढ़ सकते हैं। विस्तार को थोड़ा लंबा लेके चले तो इसमें एक एक पॉइंट होता है। जैसे अफगानिस्तान तो था ही था, गांधार, नरेश, शकुनी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा जहां पे कुरुक्षेत्र है, जहां पे ये युद्ध लड़ा गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विराट नरेश, मत्स्य प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद में हो गया था उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और आ गया क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्यों का इस समय उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का ये विस्तार मैंने बता दिया आपको। तो पूरी जानकारी आपको ओवरऑल सब मिल गई होगी। अब इसके बारे में हम एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। आपको मैंने उत्तर वैदिक काल के समय, ऐतिहासिक स्तर और उनके विस्तार के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं। जैसे हमने और उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार पढ़ा, अब उसके बारे बाद में हम उनका शुरुआत करते हैं। उनके आर्थिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की और उनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं और कुछ उस काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जीवन की, कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में कैसा था। ये सभी पशुपालन पर निर्भर थे। अब वो कृषि आधारित सभ्यता थी। एक दो बातें हुई, इसके साथ में ही वो अन्य व्यापार वगैरह भी करते थे, जिसमें ब्लैक पोल्ट्री वाले बर्तन, लाल मृत बांड वाले बर्तन वगैरह, वो भी उस काल में काम होता रहता था। अब व्यापार भी किया करते थे, पान, मुद्राएं और उस समय की जो सिक्के वगैरह अपने को मिलते हैं। तो मतलब उनका मूलतः उत्तर वैदिक काल के आर्यों का जीवन था वो खेती और पशुपालन पर निर्भर था और व्यापार भी वो करते थे। इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बारे में, व्यापार के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो मेरे पास में व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो उनके पास में पशुपालन के महत्वपूर्ण था गाय यानी गोधन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए युद्ध भी लड़े जाते थे, वो गोधन के लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये तो हो गया उस काल का आर्थिक जीवन। अब मैं बात करता हूं उस काल के सामाजिक जीवन की बात करता हूं। सामाजिक जीवन, उस काल का जो सामाजिक जीवन था, जो समाज था, वो ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता से अब नगर बनने शुरू हो गए थे। जैसे आप कह सकते हो हस्तिनापुर, अरिच्छत्रपुर, विराटनगर, ऐसे नगरों का निर्माण होना भी क्या हो गया था, शुरू हो गया था। यानी कि सभ्यता का ग्रामीण से शहरीकरण होना शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीण से शहरीकरण होना शुरू हो गया था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में समाज विभक्त था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में विभक्त हो गया था समाज। और पहले ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कर्म के आधार पर विभक्त था।
अब यहाँ पर समाज जन्म के आधार पर विभक्त हो गया और इन समाजों में, इन वर्गों में, सामाजिक वर्गों में और जटिलता भी आ गई थी। ये हो गया उनका सामाजिक जीवन। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले होता था परिवार। इसमें सबसे पहले क्या होता था? सबसे छोटा परिवार होता था, जो प्रमुख होते थे वो मैं आपको जानकारी, सबसे छोटा होता था परिवार। परिवार के सदस्य, परिवार के ऊपर होता था, सबसे पहले मैं एक यहां से शुरुआत करता हूं। परिवार, परिवार से बनता था कुटुंब, कुटुंब से बनता था समाज। अब एक रक्त समूह के सदस्य, अब एक क्या होता था? कुटुंब, परिवार, कुटुंब और समाज। अब इसके बाद में आता था एक समाज वाले वर्ग के लोग एक गांव में हो सकते थे। एक परिवार का होता था, उस परिवार में कुटुंब होता था। कुटुंब जैसे आसपास के रक्त पीढ़ियों वाले जो लोग होते थे वो उनके रक्त संबंधी कहे जा सकते हैं। और एक प्रकार का समाज, तो एक गांव में एक समाज होता था। उसके बाद में आता था नंबर आता था ग्रामीणी का। किसका नंबर आता था? ग्रामीणी का, जो गांव का प्रमुख होता था। ग्रामीणी के बाद में अधिक गांवों को मिलाकर बनता था विस्पति। विस्पति मतलब 10-20 गांवों का मालिक। उसके बाद में आता था राजा, जो उस क्षेत्र का प्रमुख माना जाता था। इस प्रकार उस समय का राजनीतिक जीवन था। परिवार पितृ प्रधान था, पितृ सत्ता, पितृ प्रधान समाज था। मतलब पिता की या जो पुरुषों की पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान कहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पुरुष प्रधान समाज हो गया था। ठीक है, इस काल में राजनीतिक जीवन इस प्रकार का था। अब बात करते हैं आगे इनके इस काल के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे।